सबसे पहले सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे मैथ में, जो हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, एपी का प्रथम पद यदि ए है, उनका सार्वंतर डी है, तो nवां पद ज्ञात हमें करना है। देखिए एपी में जो प्रश्नावली 5 में है, अगर प्रथम पद कोई संख्या डी अंतर कुछ संख्या दी रखी हो तो nवां पद ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, वो संख्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो प्रथम पद ए ही है, सार्वंतर डी है, तो nवां पद क्या होगा, सिर्फ अन यानी किसी पद की हमें लिखनी है। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वही, देखिए वो क्या बनता है, कोई भी पद अगर मैं निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। तो यहाँ पर पहला पद ए ही है, पद एन ही है, माइनस एक और डी अंतर ही है, तो यहाँ पे ए एन बनेगा ये वाला, सिर्फ फॉर्मूला लिखने में, जो छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, यदि p+3, p+6, p+9 और p+12 है, इनका माध्य 10 हमें दे रखा, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें याद रखना, यहाँ p की जगह आपको a x कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो आपको ये संख्याएं जो दे रखी है, माध्य में उन सभी का योग होता है, बट्टे में होता है राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। और जो माध्य आपको निकालना हो, पहले से आपको 10 दिए हुए, तो पहले ये सभी हम लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले राशियों का योग, राशि हमारे पास p+3 है, फिर प्लस में p+6 है, फिर प्लस में p+9 है और प्लस में p+12 है। राशियों का योग करना है, जहाँ जहाँ कोमा वहाँ पे प्लस करना है, बट्टे में राशियों की संख्या। देखिए राशियाँ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ऐसे आप काउंट करोगे, यहाँ पे देखो ये कोमे से पहला एक पार्ट, फिर 2, फिर 3 और 4, तो बट्टे में कुल संख्या आ जाएगी 4। और इसका जो माध्य आप निकालोगे वो पहले से आपको दिया हुआ है बराबर में 10। तो पहले p को प्लस करते, p एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये हो गया 4p। और संख्या होगी 3 और 6 9, 9 और 9 18 और प्लस में 12 30, बटे में 4 था, बराबर में 10 था। ये 4p+30 है, जो ये भाग में 4 है वो बराबर से इधर आएगा, तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 4 की गुणा 10 से करने में कितना हो जाएगा, 40। अब 4p है, बराबर में 40 है, ये प्लस का जो 30 है वो बराबर से उस तरफ आएगा, तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 4p बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 10। अब p है, ये 10 था, और ये 4 जो यहाँ पे p के साथ गुणा में था वो चला जाएगा भाग में। तो भाग अगर हम लगाएंगे तो p का मान आएगा हमारे पास 2.5। हमें p का मान पूछा था, वो लगा देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, एक बहुपद है x² - 5x + k, इसके शून्य का हमें दे रखा है अल्फा और बीटा है, और ये भी दिया है कि अल्फा माइनस बीटा करने पे आंसर 1 आएगा, तो k जो आपको दिख रहा है उसका मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आने के चांसेस भी है, और अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको हम समझेंगे किस प्रकार से आसान तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, जो हमें समीकरण देगी वो लिख देंगे हम, 5x - 5x प्लस में k, ये हमें एक सरल समीकरण दी गई है, ठीक है। और इसमें हमें अल्फा और बीटा माइनस ये 1 दिया गया है, और इस समीकरण में जो k है वो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे, माइनस तो हमारे पास होते ही नहीं था, हमारे पास होता था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हमारे पास होता था। तो पहले हम इसी को निकालेंगे। तो हमें पता है कि जब दोनों शून्यकों का योग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें -b/a निकालना पड़ता है, और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो c/a। देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले में है, b हमें पता है कौन सा होता है, ये वाला, और निशान के साथ -5। कंफ्यूज मत होना, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस b के साथ वाला है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आ जाता, लेकिन ये b तो आता, बटे में a के साथ क्या है, कुछ नहीं, 1। ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और 1 हम निकाल लेते हैं अल्फा का और बीटा का गुणनफल।
जो कि आता है सी। सी हमें कितना दिया गया है के, और बट्टे में ए कितना दिया गया है 1, और हमें पता है 1 का अगर मैं के में भाग लगाऊंगा तो इनका गुणनफल के ही आएगा। ये दो चीजें निकल गई है। अब हम चलते हैं जो हमें दे रखा है, ठीक है। अगर कभी अल्फा बीटा माइनस अभी तक आया नहीं था, लेकिन अगर आ जाए तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो याद हमें रखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है, और बराबर होता है 4 अल्फा और बीटा गुणनफल में। देखिए अभी तक ये फॉर्मूला कभी हमने यूज नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कभी माइनस का सवाल ही नहीं आया था। जब प्लस और गुणनफल तो हम निकाल सकते हैं, योग और गुणनफल। जब माइनस भी दिया हो तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि पहले योगफल होता है उसका स्क्वायर, फिर अंतर होता है उसका स्क्वायर, बीच में माइनस और बराबर में 4 अल्फा गुणा में बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, पहले सिर्फ इतना देखिए, इसका मान हमने निकाल लिया था। कितना आया था हमारे पास, ये आया था, देखो माइनस माइनस प्लस, ये लिखना था एक संख्या हम लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 5 का 5 भाग 1 का लगाएंगे तो 5 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, ऊपर क्या है स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा की जगह तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया गया 1, ऊपर स्क्वायर, और 4 है अल्फा गुणा बीटा की जगह हमारे क्या आएगा मान के लिख देंगे। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर 1, और 4 की है 25 माइनस 1 24 रहेगा, और के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में। तो इसका उत्तर कितना आ गया 6, के बराबर कितना आ गया 6। तो हमेशा याद रखना कि कभी आपको अल्फा माइनस बीटा भी दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हमें योग भी चाहिए, गुणनफल भी चाहिए, जो आप इस समीकरण से आप निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण से। तो इस प्रकार से के का मान निकल गया। अब देखते हैं आगे सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया गया यदि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाएगी, तो समीकरण बतानी है क्या बनेगी। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये दिया गया कि एक भिन्न है, भिन्न होती है फ्रैक्शन। अब उसमें हमें पता है कि अंश भी होता है हर भी होता है, दोनों ही नहीं पता, तो हमने x और y मान लिया। हमने मान लिया अंश बराबर x और हर बराबर y, और वो हमें बोला जा रहा है सवाल में कि दोनों में 1 1 जोड़ दो, तो हमारी फ्रैक्शन आएगी 1/2। अब समीकरण बतानी है क्या होगी, समीकरण को हल नहीं करना है। तो देखो हमें पता है कि इनकी वज्र गुणा होती है। वज्र गुणा ऐसे कि 2 की गुणा पहले x से होगी तो 2x, और फिर होगी 2 से 1 की, तो ये हो गया 2 एकम 2, और 1 की गुणा पहले y से तो y रहेगा, प्लस 1 की गुणा x से तो 1 रहेगा। अब देखो 2x यहाँ पर है, और ये जो प्लस का y इधर आके किसका आ जाएगा माइनस का, और ये 1 था, ये प्लस का 2 इधर आए किसका आ जाएगा माइनस का। तो 2x माइनस वाई बराबर है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये हमारी समीकरण बन जाएगी। अगर हमें यहाँ पर ये बोला जाए कि 2 ऐड करना है माइनस करना है तो फिर समीकरण कुछ और बनेगी, लेकिन हम अंश और हर जो x/y रहेगा उसमें जो हमें बोला जाए उसी प्रकार से आपको प्लस और माइनस करना है, और बनने वाली समीकरण जो आपको दी जाती है वही सामने रखेंगे। इस प्रकार से हम समीकरण को बनाकर बता सकते हैं। आगे जो सवाल नंबर 5 है, ये प्रश्नावली 7 का सबसे आसान सवाल है कि आपको 2 बिंदु दिए गए हैं और उनके मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल जो आ सकता है आपका, देखिए दूरी का तो आएगा। अब इसके लिए आपको एक चतुर्भुज देके बता सकता है कि एक चतुर्भुज होता है, उसकी आपको निर्देशांक दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी निकालिए। एक त्रिभुज दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, तो हमें दूरी निकालना आना चाहिए किन्हीं भी 2 निर्देशांक के बीच में। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे मैंने निर्देशांक ए और बी मान लिए थे, बिंदु उनके निर्देशांक हमें दिए, तो सबसे पहले अगर दूरी निकालनी है हमें ए और बी की, 2 बिंदुओं की, तो हम कैसा निकालेंगे, सबसे पहले अंडर, फिर आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए x2, ये देखो पहला जो बिंदु होगा वो x1 y1 रहेगा, दूसरा x2 y2 रहेगा। तो x2 हो गया हमारे पास 4, ऐसे नहीं रहे याद तो आप ऐसे लिखना, ये x1 y1 और ये x2 y2, माइनस x1 हमारे पास है 2 ऊपर होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस y1 हमारे पास है 3 ऊपर होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 ऊपर स्क्वायर,
3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 ऊपर स्क्वायर। देखिए अंडर रूट है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस का अगर स्क्वायर करें तो प्लस बन जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4 4 8। ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें, अगर ऑप्शन हो या कुछ ऐसा भी हो तो आप इसको आगे हल करना है तो कैसे करेंगे, जैसे 8 है तो 8 का हम निकाल सकते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। रफली आप पीछे निकाल सकते हैं कहीं पर भी, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए संख्या अंडर रूट में आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 8 के ही तो हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए। तो देखिए जिस संख्या का जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ जाती है, और जिसका नहीं बना वो अंडर रूट में रह जाती है। तो ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं। और ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी प्रकार का सवाल आएगा, प्रकार ये रहेगा लेकिन यही सवाल आएगा ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं। आपको ऐसे मिल सकता है, एक चतुर्भुज है, आपको चारों बिंदु का निर्देशांक मिलेंगे, उनकी दूरी निकालनी है, या आपको त्रिभुज मिलेगा, तीनों निर्देशांक है, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला और तरीका तो यही रहने वाला है। निर्देशांक बदलते जाएंगे लेकिन आंसर बदलते जाएंगे, लेकिन तरीका वो का वही रहेगा। आगे जो सवाल है प्रश्नावली 9 का है कि कोई मीनार का उन्नयन कोण 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है, तो मीनार की छाया में क्या परिवर्तन होगा। देखिए एक चीज समझिएगा, इसको आपको पहले करके समझाते हैं। देखिए इस सवाल को आप ऐसे समझिए, हमें पता है कि हमने अभी तक 9वीं प्रश्नावली के बहुत सवाल किए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई मीनार है, उसकी छाया धरती पड़ रही है और कोण बन रहा है 30 का, तो मान लो ये अगर छाया पड़ रही है 10 मीटर दूर, एक हम बता रहे इसे समझाने के लिए, अगर वो छाया नजदीक आ गई तो आपका एंगल बढ़ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप नजदीक आते रहेंगे आपका एंगल बड़ा होता जाएगा, छोटा नहीं होगा। आप जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल छोटा होगा। तो अगर नजदीक आ गए तो अब छाया की लंबाई तो जहां तक मुझे लग रहा है 10 मीटर तो नहीं होगी, ये तो कुछ कम हो गई होगी, 5 हो गई होगी, 4 हो गई, वो कितनी भी हो जाएगी। तो आप क्या समझे कि जब एंगल छोटे थे, 0 से लेके चालू हो गए 30 40 45 ऐसे आ रहे थे, तब तक हमारी दूरी ज़्यादा थी। जैसे जैसे एंगल बढ़ेंगे, अगर 90 के पास आ गई धूप मान लो इसके पास, तो फिर छाया कहाँ रही, नहीं रही, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एंगल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मीनार की छाया परिवर्तन नहीं होगा, वो कम होती चली जाएगी। याद रखना जैसे जैसे ये कोण नजदीक आता है ये बढ़ता रहता है। तो अगर कोण बढ़ेंगे तो छाया कम होती जाएगी, अगर कोण को छोटा करेंगे तो छाया बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर ये बहुत आसान है कि अगर 0 से 90 डिग्री तक कोण बढ़ रहे हैं तो मीनार की छाया परिवर्तन क्या होगा, वो कम होती चली जाएगी। देखिए हमें सिद्ध करना माफ कीजिएगा 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी प्रश्नावली 1 का सवाल है जो आपको पहले बहुत बार बताया गया है। अभी फिर समझा देते हैं कि अपरिमेय संख्या का सवाल भी आ सकता है। देखिए सबसे पहले जो हमारा सवाल शुरू होगा वो यही रहेगा कि 7 √5 हम मानेंगे सबसे पहले कि हम मानते हैं यह एक परिमेय संख्या, ये कल्पना करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या रखेंगे कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जहां पर एक तो जो बट्टे वाली संख्या होगी Q, वो आपके 0 के बराबर नहीं होगी, यानी आप 0 नहीं मान सकते उसकी, ठीक है। दूसरी चीज एक होगी यहां P व Q, और अगर आप AB लिख रहे हो तो AB लिखना, वह सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये 2-3 चीजें अगर आप लिखना जरूरी ही है, आप ये समझिए। अब √5 को यहां रखिए, P/Q है, ये 7 जो गुणा में था वो कहां चला जाएगा, भाग में, तो भाग में चला जाएगा तो वो इस Q के साथ गुणा करके 7Q हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या माना था, इसे परिमेय संख्या, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो ये हमारा √5 होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हम मान रहे थे कि ये P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम साथ में ये भी तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
और हमें एक चीज पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या कभी भी अगर हम किसी संख्या को परिमेय मान रहे हैं तो उसके बराबर में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं अतः, ये नीचे लिखना है। ठीक है, अतः हमारी जो अवधारणा थी या कल्पना थी वो गलत है। ठीक है, देखिए हमने इसको बराबर किया था, लेकिन हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर आ ही नहीं सकती। तो हमारी अवधारणा तो गलत थी ना, जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। अतः क्या होगा, ये पूरी जो संख्या है उसका हम नाम लिख देंगे। पूरी संख्या थी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में इति सिद्धम, क्योंकि सिद्ध वाले सवालों में ये लिखना जरूरी है हमें इंग्लिश में हैंस प्रूफ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ √5 आए तो इससे पूरा हल करना होता है, बाकी √5 के साथ कुछ भी नंबर है तो आप ये अगर बराबर में √5 ऐसा आ जाता है तो आप बाद में ये लिख सकते हैं कि हमने जो माना था वो हमारी कल्पना गलत थी, इसीलिए ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर जो 8 हमें दिया गया उसमें यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। वैसे तो इस प्रश्नावली में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही हल करके देखनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों प्रकार के सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रतिस्थापन विधि मिला तो सिर्फ प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन मिला तो विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो अभी तो हमें प्रतिस्थापन विधि मिली है तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो ये हमें समीकरण दी गई है। पहला आप एक चीज कीजिए, आपको जो भी समीकरण, एक समीकरण को आपको ऐसे हल करना है कि सिर्फ x एक तरफ रह जाए, y दूसरी तरफ, और बाकी संख्या y दूसरी तरफ चली जाए। तो अगर हम किसी भी समीकरण को कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे छोटी ये लग रही है तो मैं इसे भी कर सकता हूँ, अगर वो लग रही है तो उसे भी कर सकता हूँ। कैसे? जैसे ये x + 2y = 3, x है बराबर में 3 था, ये प्लस का 2y इधर है, किसका हो गया? माइनस का। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 थी। अब मैं क्या करूंगा, मेरा x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखूंगा कैसे, समीकरण 1 ये है 7x - 15y = 2। तो 7x की जगह x का मान जितना भी है वो रख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि 1 से अधिक पद है। 3 - 2y, फिर है -15y = 2। 7 की गुणा पहले ब्रैकेट से हल करेंगे, 7 × 21 माइनस 7 दूना 14y माइनस का 15y = 2। अब y को अलग कर दीजिए, संख्या को अलग। ये y पहले से अलग है, माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। 14 और 15 कितने हो गए? 29y, किसके? माइनस के। 2 था, ये प्लस का 21 इधर है, किसका हो गया? माइनस का 21। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 29y = माइनस का 19। अब y हमारा यही रहेगा, -19 था, ये जो y के साथ गुणा में था संख्या वो बराबर से इधर आ जाएगी भाग में, तो माइनस माइनस क्रॉस, y बराबर आ गया 19/29। अब अगर y का मान आ गया तो हम x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस y के मान को हम समीकरण 1 में या 2 किसी में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था, आपको जो भी छोटा लग रहा है या जैसे भी आपको आसान लग रहा है आप रख सकते हो, तो मैंने रख दिया। वैसे करना नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। जैसे 2 हमारे पास समीकरण है, x = 3 - 2 गुणा y की जगह y का मान आ गया 19/29। तो हमारे पास x है 3 माइनस, पहले इसे हल करो, 2 की गुणा 19 से करने पे हो गया 19 दूना 38, बट्टे में 29, और इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 1 और 29 का एलसीएम आ रहा है 29। 1 का 29 में भाग एक बार, और 1 की गुणा, सॉरी 1 का भाग 29 में जाएगा 29 बार, और 29 की गुणा 3 से आएगी 87। 29 का 29 में भाग एक बार, और 1 की गुणा 38 से करने पे 38। तो x बराबर आ गया 87 में से 38 माइनस करने 49 डिवाइड में 29। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमारे x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए आगे हमारा फिर प्रश्नावली 7 से सवाल है, y x पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं
ए और बी जिनके निर्देशांक दिए उनसे समदूरस्थ हो। देखिए समदूरस्थ किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। देखिए हमें सबसे पहले ये दिया गया कि वाई एक्स पर बिंदु है और वो बिंदु ए से और बी से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पे है, और ए के निर्देशांक हमें दिए गए 6 5 और बी के निर्देशांक हमें दिए -4 3। समदूरस्थ मतलब इक्वल साइड पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले बताया अगर आपको एक्स अक्ष दे रखा हो वाई अक्ष दे रखा हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो तो हमें मिल गया, एक्स होता तो आगे आता, वाई होता तो पीछे चला गया, और अपोजिट में क्या आएगा 0। तो इस निर्देशांक से हमें दोनों की दूरी बतानी है, और चूंकि हमें पता दोनों की दूरी बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बिंदु हम सी लिख सकते हैं। तो सी की ए से और सी की बी से दूरी क्या है, इक्वल है। और दूरी निकालने का सूत्र तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये दोनों तरफ सूत्र लगेगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सी ए लेते हैं, सी ये रहा, ए ये रहा। अब दोनों को हम क्या ध्यान रखना, पहले जो बिंदु है वो x1 y1 और बाद में x2 y2। तो देखिए x2 हमारे पास है 6 और x1 हमारे पास है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 और माइनस y1 हमारे पास है y होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे वाला बिंदु देखेंगे सी बी। अब आप सी बी देखिए तो x1 y1 और x2 y2। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, x2 हो गया -4 माइनस फॉर्मूले में आता है, और x1 हो गया हमारे पास कितना हो गया 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस और y2 हमारे पास हो गया 3 और माइनस y1 हो गया y होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो सिंपल है, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये तो हमने साथ में हल कर दिया, अंडर रूट वैसे का वैसे। लेकिन यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की सरल समीकरण लगेगी, जो होती है a का स्क्वायर यानी 5 का प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का, और माइनस 2 गुणा a और b बराबर। इसमें भी वही होता है कि देखिए पहले माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 4 और 0 4, और 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, ये तो एक साथ ही साल हो गया। लेकिन यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की सरल समीकरण लग रही है, जो होती है पहले a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, और फिर होता है माइनस 2 गुणा a और b। अब एक चीज जो आप पहले भी कर सकते हो अभी भी कर सकते हो, दोनों बराबर में अंडर रूट जो सिमिलर लग रहा है वो क्रॉस हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा है 36, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y माइनस 2 5 10 और y, और यहाँ बचा है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 3 6 y। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था, बराबर में अगर दोनों संख्याएं बराबर निशान के साथ है वो कट जाती है। कैसे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का वाई इधर आता तो माइनस का, और प्लस माइनस तो वैसे भी कटते, तो जो फ्री हो गया उसे फ्री कर दो। अब हमें क्या करना है, वाई को अलग करते, तो वाई पहले से माइनस का 10 वाई इधर है, ये माइनस का 6 वाई इधर है, किसका हो गया प्लस का 6 वाई। संख्याओं को अलग करते हैं, ये 16 और 9 पहले से इधर थे, कितना था 25। अब ये 36 और 25 पहले प्लस के थे, 36 और 25 दोनों को प्लस करने पे हो गए हैं 61। जो प्लस का इधर है किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया। तो देखो माइनस प्लस माइनस, 4 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे किसके माइनस के, और 61 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा 36 किसका माइनस का। तो माइनस माइनस क्रॉस। अब आपको सिंपल करना, y के साथ वाली संख्या कहा जाती है भाग में, तो y बराबर कितना आ गया 4 से 36 कट गया 9 बार। तो हमें y के निर्देशांक चाहिए थे, तो पहला था 0 और दूसरा मिल गया 9। तो इस प्रकार से इस निर्देशांक के साथ C बिंदु A और B से समदूरस्थ रहेगा। आगे सवाल नंबर हमारा 10। देखिए इसके लिए एक सिंपल सी चीज़, आपको अगर सारणी याद है त्रिकोणमितीय सारणी, तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी की हेल्प से इनके मान लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं दे रखा है सेक स्क्वायर, तो चलो बाद में हम देखेंगे, पहले सेक 30 का मान हमें लिखना है। तो सेक 30 का मान होता है 2 अंडर रूट में 3, और उस पर स्क्वायर है तो
तो अब वो होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दो। फिर प्लस कोसेक स्क्वायर बाद में, पहले कोसेक 45 का मान हमें यहाँ पर लिखना है। तो कोसेक 45 का मान होता है अंडर रूट में 2 और उस पर स्क्वायर 2 गुणा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान हमें लिखना है जो होता है 1/2 प्लस साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 और प्लस में टेन 45 का मान भी होता है 1। तो ये हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इनके मान जो थे वो सारणी अनुसार हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे सेक 30 का मान 2/√3 ऊपर स्क्वायर था तो वो लगा दिया, होल स्क्वायर हो गया। प्लस कोसेक 45 था, यहाँ पे कोस नहीं कोसेक 45 था, तो कोसेक 45 का मान होता है √2 ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई कोस 60 का मान जो था हमारे पास वो लगा दिया, कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान हमने लगा दिया 1 और टेन 45 का मान भी होता है 1। देखिए सबसे पहले इसे हल करते हैं। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग होता है 3 प्लस √2 का वर्ग होता है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 फ्री मिलता है। यहाँ 2 से 2 तो कट गए तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये वाला ब्रैकेट तो आसान है, 3 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट के पीछे कोई संख्या नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो गुणा करेगा और इसे हमें हल करना है एलसीएम लेके। कैसे, पहले इसे ब्रैकेट रखते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 का 3 में भाग 1 और 1 की गुणा 4 से 4 प्लस 1 का 3 में भाग 3 और 3 की 2 से गुणा 6। ये 6 और 4 हो गया 10 बट्टे में 3 गुणा में 3, 3 से 3 कट गया तो उत्तर आया 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 11, यह प्रश्नावली 9 का सवाल है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और दूसरे का 30 है। खंभे की ऊंचाइयां ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है कि वो बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए इस सवाल के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि हमें क्या दिया गया है। ये प्रश्नावली 9 का सवाल है, हमें ये दिया गया था 2 समान लंबाई के खंभे हैं जो आमने सामने है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर एक खंभे की हाइट हम निकालते हैं तो दूसरे की तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि जो दोनों खंभे हैं उनके बीच में 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी एक सड़क दे रखी है जिसकी कुल लंबाई है 80 मीटर, ये भी हमें दे रखा है। अब वो कह रहा है कि दोनों खंभे जो है उनके दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पे खंभे के शिखर के उन्नयन कोण मिल रहे हैं। यानी वो ऐसा नहीं कि बीचों बीच है, वो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो किसी का कम हो सकता है और किसी का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता वो कहाँ पे, इसका कम हो सकता है, इसका ज़्यादा, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ पता चल गई है, दोनों खंभे बराबर है। तो ए बी सी डी ये तो बराबर है ए बी सी डी के, और ये ई लिख देते हैं हम, ये ई वो बिंदु है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक तो इनके बीच की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की भी और इस खंभे की भी, और दोनों खंभों की ऊंचाइयां। अब देखो हमें इन दोनों का तो एच एच हमने लिख दिया, दोनों बराबर समझ रहे हैं। लेकिन हम ये समझते पूरा 80 है तो किसी एक को x मान लो और पूरे में से x घटा दो, दूसरा भाग आएगा। अगर ये मान लो 10 होता तो हम 80 में से 10 घटाते तो ये 70 रह जाता ना, वैसे ही कि टोटल में से जो हमने x माना है वो घटा दो। तो अब शुरू करते हैं सवाल। हमें पहले कोई भी एक त्रिभुज लेना है और दूसरी बात एंगल हमें दे रखे हैं। मैंने आपको बताया जैसे जैसे एंगल दूर होगा वो छोटा होता जाएगा और जैसे नज़दीक हो बड़ा होता जाएगा। तो ये आपके ऊपर था कि आप किसे छोटा करना चाहते हो किसे बड़ा, लेकिन अब आपने कर दिया है। तो जो दूर जा रहा है वो 30 का, जो पास है वो 60 का रहेगा, और ये हमें दिए गए हैं। तो हम निकालते हैं, पहले एक त्रिभुज लेना। मान लो मैंने ले लिया, छोटे वाले पहले ज़्यादा लिया करो, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो इसमें हमारे पास हो गया h बटे में x और ये हो गया लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार निकलता है tan में, tan 60 डिग्री, ठीक है। देखिए h बटा x है, tan 60 का मान होता है √3, तो h है, ये x जो भाग में उस तरफ चला जाएगा गुणा में। इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते, मीटर लगा के छोड़ दो, समीकरण 1 बना दो। अब ले लो त्रिभुज EDC या CED कुछ भी लिख लो, EDC में इसमें वही है h बटे में 80 - x, ठीक है। और हम इसे क्या मानेंगे,
मानना क्या, वैसे ये है ही लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार तो tan में ही होता है और मान है सामने 30 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये h बटे में s माइनस एक्स वैसे का वैसे है। तो ये h है और इसके साथ हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जो भाग में संख्या है वो पूरी उस तरफ जाएगी तो गुणा में जाएगी, तो ये 80 माइनस एक्स उधर जाएगा, 1 से गुणा करेगा तो 80 माइनस एक्स ही रहेगा, बट्टे में √3 है और √3 बट्टे में है। तो अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास समीकरण 2 बन गई। अब आप कुछ कहोगे कि सर ये आपने √3 इसका परिमेयकरण नहीं किया, तो देखो अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अगर फाइनल आंसर होता तो इसका परिमेयकरण करना जरूरी हो जाता, लेकिन अभी आंसर आ गया है तो क्या पता ये वैसे भी परिमेयकरण हो जाए, ठीक है, वरना इसे आप यहाँ भी कर सकते हो। तो देखो समीकरण 1 और 2 के अनुसार समीकरण 1 और 2 में हमने देखा है कि ये भी h बराबर ये भी h बराबर, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, x √3 और s 80 माइनस एक्स बट्टे में √3। पहले बट्टे वाली संख्या को इधर गुणा में ले आते, तो हमें पता है ये √3 था, ये बट्टे वाला √3 इधर गुणा में आ गया, बराबर में 80 माइनस एक्स है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे √3 की गुणा √3 से 3 हो जाता है, x होता है, 80 माइनस एक्स था 3x है, ये माइनस का इसी तरह के प्लस का हो गया, 80 था, ये हो गया 4x बराबर में 80 था और x के साथ वाली संख्या कहा जाती है भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो एक की दूरी निकल गई, दूसरे की भी निकल जाएगी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि BE जो दूरी थी वो थी 20 मीटर। अब आपको ED दूरी भी निकालनी है तो वो होगी 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20, तो ED कितनी निकली है 60 मीटर। ये तो अभी अधूरा सवाल हुआ, पूरा नहीं हुआ ना, पूरा हमें निकालना है इनकी ऊंचाइयां भी। तो अब जो आपका x का मान है वो समीकरण 1 या 2 में रख दो, h का मान आ जाएगा। कैसे, जैसे मैंने समीकरण 1 में x का मान रखा, धरा क्या होता है, रखना होता है। तो समीकरण 1 थी h बराबर x √3, तो x की जगह हमने x का मान 20 रख दिया, √3 मीटर, ये आ गई ऊंचाई। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, लेकिन समीकरण 2 थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आंसर तो वही आएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है, त्रिकोणमितीय सारणी का यूज करना पड़ेगा। आपको मान पता चलेंगे तभी आप आगे हल कर सकते हो, इसलिए त्रिकोणमितीय सारणी को तो 101% उसको याद करके ही जाना। आगे हमारा आ रहा है सवाल नंबर 12। एक अर्धगोले की त्रिज्या आपके सामने है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इससे आसान सवाल तो कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए एक अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा काफी बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो 2πr² हो जाता है, लेकिन अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो 3πr² होता है। क्यों होता है समझ लेते हैं। देखिए अर्धगोला तो हमारा ये होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr², कर्व क्षेत्र का, कर्व क्षेत्रफल जो आता है। अब हमें यहाँ पे अगर संपूर्ण निकालना तो संपूर्ण में जो ऊपर वृत्ताकार भाग नहीं बन रहा है वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये 2πr² और ये πr², दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और यहाँ पे 1 मान सकते हो, तो 2 और 1 3 हो गया और πr² कॉमन आ गया, तो संपूर्ण पृष्ठ आएगा 3πr²। हमें यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और फॉर्मूला था 3π और r, 3.5 को 2 बार लिखना है। पॉइंट से कंफ्यूज हो तो आप हटा सकते हो पॉइंट, अगर आप पॉइंट से कंफ्यूज नहीं हो रहे तो उसे आगे भी कर सकते हो। पॉइंट अगर हटाना चाहो तो हटा लो, बट्टे में 10 और बट्टे में 10, ये तो आपको पता ही है। अब हमारे लिए ये हो गया है 35, तो 7 से 35 कट रहा है 5 बार और 5 से 10 कट रहा है 2 बार और 2 से 22 कट रहा है 11 बार। एक बार के लिए नीचे लिखते हैं क्या क्या बचा है, 3 × 11 33 और यहाँ पे 35 बचा है और भाग में बचा 10। अब काटना चाहे तो इसे भी काट सकते हैं, वरना एक बार के लिए आप सीधा गुणा करके भी हल कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारा आ रहा है 35 की गुणा 33 से कर दो तो हो गया 35, 35 दूना 70, 35 थी 105, 35 थी 105 और 10 हो गया 115, बट्टे में है 10। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 115.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ये क्षेत्रफल निकाला है। आगे क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 13वां। एक दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और उसके वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है 7 सेमी, कोण है 120 डिग्री। ये प्रश्नावली हमारा जो 11 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दी गई है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसके साथ हमें दिया गया एंगल 120 डिग्री का, और पूछा हमें यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड। देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड हो, ठीक है, इसके अलावा वृत्तखंड भी हमने निकाले थे, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, और त्रिज्याखंड भी निकाले थे, और चाप की लंबाई भी। इन सभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और हमने देखा था मॉडल पेपर में चाप से लंबाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और त्रिज्याखंड से भी। तो यहाँ पे तो अभी दीर्घ त्रिज्याखंड आ रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। फॉर्मूले सभी के लर्न हमें होने चाहिए, सभी के याद होंगे तब आप आगे कर सकते हैं। तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 है, माइनस एंगल हमें दिया गया है, बटे में 360, पाई के रिलेटेड कुछ नहीं है तो 22/7, और त्रिज्या 7 गुणा में 7 क्योंकि स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे पहले माइनस होगा, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, बटे में 360, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 12 दूना 24, 12 तिया 36 भी कट गया, ये 7 से 7 कट गया एक बार, तो बचा 22 और गुणा में 7। तो अब है 2 की गुणा 22 से 44, और 44 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 7 से। तो पहले हम कर लेते हैं, एक बार हम लिखते हैं 2 को 2, और 7 की गुणा 22 से कर लेते हो, ये हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, बट्टे में 3। 3 की गुणा 154 से करने पाएगा 308, बट्टे में है 3। देखिए अब इसके बाद हमें पता है कि 3 का ही भाग लगा सकते हैं, तो ये लगेगा 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूना 6, बच गया 2 पॉइंट, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 आगे चलता रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर। और अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर आगे जाने वाला ये पॉइंट में ही है, और आगे हल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आगे जो सवाल नंबर 14 और 15 है ये हमारी प्रश्नावली 10 से है। पहले सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14 में हमें जो जो लैंग्वेज दी है उस तरीके से हमें आकृति को बनाना है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाना है, उस वृत्त पे एक टी बाहरी बिंदु लेना है, उससे 2 स्पर्शरेखा टी और बी खींचनी है, टी से ए टी से बी खींचनी है। उसके बाद हम आगे का देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए जिसमें ओ केंद्र हो, और बाहर किसी तरफ एक टी बिंदु लीजिए जो इससे स्पर्शरेखा खींचे, एक टी से ए और एक टी से बी। साथ ही सवाल में बोला गया है कि टी ए और टी बी 70 के एंगल पे झुकी हुई है। हमें बताना है ये ए, ये ओ और ये बी, ये वाला कोण बताना है जो हमें यहाँ पर पूछा। ये रहा टी ए टी बी 70 के कोण पे झुकी है, और ए ओ बी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये इस प्रकार से आप पहले समझे तो ये एक चतुर्भुज बनता है हमारा, बाहरी बिंदु स्पर्शरेखा हम खींचते हैं तो ये पूरा एक चतुर्भुज बनता है। तो हम सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकाल लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो पहला कोण तो ये बन गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो टी लिख सकते हैं, वरना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टी बी, प्लस में एक कोण हो गया। अब आइए दूसरे कोण पे जो ये है, जिसका नाम ओ ए टी भी लिख सकते हैं। अगला कोण है ओ बी टी, और इससे पहले एक चीज़ भी हल करनी है वो मैं बता देता हूँ, और एक जो आपसे पूछा ए ओ बी, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप शुरू से बताएंगे आपको सबसे पहले क्या दिया गया था, उसके पश्चात आपने क्या रचना की, ठीक है, कौन सा एंगल आपको दिया गया था और कौन सा आपसे पूछा गया है। इसके साथ आपको एक चीज़ उपपत्ति में हल करनी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा उपपत्ति में जो आप हल करेंगे दिया हुआ सिद्ध करना सभी हमें लिखना है, रचना भी। उपपत्ति में एक चीज आप ध्यान से ये लिखिएगा
देखिए हमें पता है कि ओ ए टी, ये ओ एस एक त्रिज्या है और टी ये हमारी स्पर्श रेखा में दी गई है। तो ओ ए त्रिज्या स्पर्श रेखा में हमेशा क्या करती है, 90 का कोण बनाती है। तो हम बता सकते हैं कि कोण ए ओ ए टी बराबर है 90 का, और ये सेम ही रहेगा ओ बी टी में, ये भी क्या रहेगा 90 डिग्री। कारण रहेगा प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर ये दोनों 90 के हैं तो ए टी बी, ये टी तो हमें पता चल गया ना बीच वाला एंगल होता है, तो ये 70 का है। ये ए बीच वाला एंगल जो हमने यहाँ पे बता भी दिया है, ओ ए टी 90 का है, ओ बी टी भी हमने बता दिया 90 का है, ए ओ बी हमें ज्ञात करना है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे 70 और 90 160, 160 और 90 250, प्लस में ए ओ बी बराबर में 360। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, सिंपल साइन को प्लस करना जो हम कर रहे हैं। अब ये कोण ए ओ बी है बराबर में 360 है, ये प्लस का 250 इधर आके माइनस का हो गया, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना आया 110 डिग्री, जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि टी ओ ए ये वाला कोण बताओ आधा कोण, तो हमें पता है पूरा कोण अगर 110 है तो आधा कोण कितना हो जाएगा 55 का, अगर 120 होता तो आधा कोण कितने का होता 60 का। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल में एक आकृति दे दी गई है जिसमें ओ केंद्र है, बाहरी बिंदु सी से स्पर्श रेखा आ रही है, सी और सी बी ये सब दिया हुआ है। सिद्ध हमें करना है ए ओ बी और ए सी बी संपूरक कोण होते हैं। आकृति हमें ये दी गई है कुछ उसी प्रकार की जैसे पिछले वाले सवाल में था, लेकिन इस बार हमें बताना नहीं है कि कौन सी, हमें ये बना के नहीं देखना, हमें पहले से बनी बनाई दी गई आकृति। इसमें आपको बताना है एक तो ए ओ बी ये वाला कोण जो हमने पिछली बार निकाला था, और एक ए सी बी ये वाला कोण, दोनों समपूरक यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले तो वही कि हमें क्या दिया गया है जो आप लिख सकते हैं। हमें एक आकृति दी गया वो केंद्र वाला वृत्त जिसपे सी बाहरी बिंदु है, जिससे सी से ए और सी से बी स्पर्श रेखाएं दी गई है। ठीक है, इसके अलावा हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी जो वहां पे क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको, और प्लस में कोण ए सी बी ये संपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम फिर वैसे ही करते हैं कि हम उत्पत्ति से लेते हैं कि हम एक आकृति जो ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोण ले लेंगे क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है। चारों कोण पहले तो वही लो जो हमें पूछे जा रहे हैं, कोण ए ओ बी प्लस में कोण ए सी बी, ए ओ बी ये वाला, ए सी बी ये वाला, बीच वाले पे कोण बनता है ये आपको पता है। एक शायद अभी तक आपको याद हो गया ओ ए सी ये त्रिज्या से स्पर्श रेखा बनने वाला कोण ओ ए सी, और एक हो गया ओ बी सी। और जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था किस प्रकार से पिछले सवाल में हमने हल किया था कि ये जो कोण होते हैं हमारा नाम बदल सकते हैं, पिछली बार टी था इस बार सी हो गया, ओ ए सी ये और ओ बी सी ये दोनों 90 करेंगे, कारण वही है प्रमेय 10.1 के अनुसार कि त्रिज्या जो भी होती है केंद्र से स्पर्श रेखा पर आती है वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो देखो कोण ए ओ बी और ए सी बी ये तो हमें पता ही नहीं थे, लेकिन ओ ए सी और ओ बी सी दोनों 90-90 के, तो ये भी 90 का और ये भी 90 का। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो जो कोण पता नहीं है वो वैसे के वैसे रहेंगे, और जो पता है वो प्लस 90 और 90 180 डिग्री हो गया, बराबर में 360 था। तो ए ओ बी प्लस में कोण ए सी बी 360 है, ये प्लस का 180 इधर है किसका हो गया माइनस का, तो कोण ए ओ बी प्लस में कोण ए सी बी बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम, मैं भी क्या कर रहा हूँ इति सिद्धम लिखते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे
ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, आगे और भी आएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप भी रिवीजन करते रहिए। और साथ में अगर आपको कोई और अन्य प्रॉब्लम है जो कि सवाल से संबंधित, तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इन सवालों के साथ जुड़े रहिए आगे हमारे साथ।